लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चला था इमोजीज। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो इसमें लोग पढ़े थे द कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट टू डिस्प्ले एन HTML पेज करेक्टली अ वेब ब्राउजर मस्ट नो द कैरेक्टर सेट used in the page, and this is specified in the meta tag character set UTF-8. If not specified, UTF-8 is the default character set in HTML. So अब UTF-8 कैरेक्टर्स के बारे में लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। चलिए, आज की डेट में 9 तारीख, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक काम करेंगे, लिखिए क्लास मार्क और पैडिंग 3 इसमें कॉल कर दो ताकि हाईलाइट रहे अलग से। नेक्स्ट देखेंगे UTF-8 कैरेक्टर्स। Many UTF-8 characters cannot be typed on a keyboard, but they can always be displayed using numbers called entity numbers. So UL LI enter. So A होता है जैसे कि 65, B होता है 66 और C होता है 67। तो इन सभी के कोड आपको जो कैरेक्टर वाला हम लोग हमेशा डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं अपना, इसके अंदर मिल जाते हैं देखने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक एग्जाम्पल। ऊपर हमने कहीं बनाया हो तो एक बार नोटिस कर लीजिए, नहीं है तो प्रीवियस फाइल में ढूंढिए। एंटिटीज में ढूंढिए। यहाँ ये यूज़ करेंगे हम लोग, ये डिव अपना टेबल का यहाँ क्लोज होता है, नीचे आइए तो ये कंटेनर का रो गया, ये कॉलम, और यहाँ जाके आप यूज़ करेंगे H3 एग्जाम्पल। और यहाँ जाके लिखिए आप HTML5। हमें इसमें टाइटल वगैरह की नीड नहीं है, ओनली UTF-8 रखेंगे। और यहाँ पर आके बॉडी में आप कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखो, आई विल डिस्प्ले ABC। और यही सेम काम आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आई विल डिस्प्ले M% हैश 65। सिक्सटी फाइव 66 67। और
एक यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। आफ्टर द टेक्स्ट एरियाज को आपने कॉल करना है, अपनी फाइल को आपने ओपन करना है, इसको सेव एज कर लेना है और यहाँ जाके आप इसको लिखेंगे ट्राई HTML emojis underscore UTF-8 extension dot HTML। यहाँ ये इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, ये कोड आपने यहाँ से करना है कॉपी, यहाँ पर कॉल, फाइल को सेव रखिए, ब्राउज़र में रीलोड करिए। इसको आप लोकली रन करिए। यहाँ से VS कोड में जाइए, राइट क्लिक, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ से कोड की लेंथ को सेट कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कीवर्ड से हमने ABC टाइप किया है, वहाँ पर सेम आउटपुट है, और जो हम लोगों ने एंटिटीज़ का यूज़ करके बनाया है ABC, उसका भी अपने को सेम ही आउटपुट रिसीव हो रहा है। तो हर एक की कॉम्बिनेशन का पॉसिबल होता है आपका की कोड। तो चलिए आगे देखते हैं। H3 example explained। The meta character set equal to UTF-8 ampersand GT element defines the character set। The characters A, B, and C are displayed by the number 65, 66 and 67। To let the browser understand that you are displaying a character, you must start the entity number with $amp। एंड का सिंबल मैं डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे आउटपुट में इसको रिवील करना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा $% और हैश, बट आउटपुट आपको एंड और हैश ही दिखाई देगा। ठीक है, एंड इट विद जो भी आपका नंबर रहेगा सेमीकोलन। ठीक है जी, तो आप जब भी कोई नंबर लिखेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एंड का सिंबल ज़रूर से यूज़ किया हो। अच्छा, इसको रेंडर कर दे रहा है डायरेक्टली, इसको प्रिंट नहीं कर रहा है, तो प्रिंट कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इसको $AMP इस तरह से। अब आपको ये आउटपुट में दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये बनेगा ABC।
इमोजीज कैरेक्टर, emojis character. Emojis are also characters from the UTF-8 alphabet. ULLI, और यहाँ पर हम लोग इसको जाकर डिफाइन कर देंगे. इसको आप लिखेंगे एम्परसेंट हैश, जैसे हमने लिखा 128516, फाइव 25, 151. तो यानी कि ये जो नंबर है इससे एक हमारा इमोजी बन के तैयार होगा. ब्राउज़र में आइए, रिलोड कीजिए. यहाँ पर तो कुछ दिखाई दे रहा है सिंबल. एग्जाम्पल, my first emoji तो यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ एम्परसेंट AMP हैश 128512. हमने अपनी एक इमोजी यहाँ पर टाइप की इस तरह से, और इसका आउटपुट हमें बेसिकली देखना है. तो आप यहाँ जाके इसको सेव एज कर लेंगे और इससे एक नेम यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे इमोजीज के नाम से. और यहाँ से ये कोड हम करेंगे कॉपी, यहाँ पर पेस्ट. बस आपको यहाँ पर ये AMP नहीं लिखना, डायरेक्ट चला देना है और आपका इमोजी जो होगा स्माइली वाला वो बन के आ जाएगा. तो चलिए, फाइल ऑलरेडी सेव है अपने पास. यहाँ पर करेंगे रीलोड. तो इस कोड का आउटपुट क्या था ज़रा देखते हैं. फाइल हमने रिप्लेस नहीं की है तो रिप्लेस करो, Ctrl+S कीजिए, क्लोज कीजिए, रिफ्रेश कीजिए और अगेन क्लिक कीजिए. तो आगे बन के इस तरह से. तो ये आपके वेक्टर होते हैं. आप जितना मर्जी इसका फॉन्ट साइज अप स्केल डाउन स्केल जो मर्जी करना चाहे कीजिए, काम करेगा. तो इमोजीज जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इमोजीज होते हैं वो आपके कैरेक्टर्स होते हैं. सो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस इमोजीज आर कैरेक्टर्स दे कैन बी कॉपीड, यानी कोई आपकी वेबसाइट से कहीं से कॉपी कर सकता है इसको, displayed and sized just like any other character in HTML. Example, ऊपर वाले एग्जाम्पल को कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट करो. हम लोग यहाँ पर जैसे लिखते थे साइज्ड इमोजीज, तो हम लोग पैराग्राफ में इनलाइन स्टाइल कोड कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर फॉन्ट साइज लाइक 40 या 50 पिक्सल का डाल दो इसमें.
लेट्स चेक इट आउट कि क्या आउटपुट हमारा क्रिएट होता है इसका। तो हम यहाँ पर कुछ इमोजीज इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ये हमारा 128 दिनेश, अकाउंट पे जाना है अपने, बाहर से लास्ट वाला है। हाँ, तो देखते हैं क्या हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है कि नहीं। इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ आना है, फाइल को सेव एज करेंगे और इसको रन करेंगे। तो क्या लिख देंगे, इमोजीज साइज कोड पेस्ट इमोजीज अंडरस्कोर साइज। फाइल को सेव कीजिए वेब ब्राउज़र में, क्लोज करिए इसको और यहाँ से रन। तो यानी कि हमने कहीं कुछ मिस्टेक छोड़ी, ज़रा चेक कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमने AMP लिखा है, यहाँ पर हमें AMP की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, इसको हटा दो। और P टैग, अरे यार ये P कहाँ चला गया, P को यहाँ पर क्लोज कर दो। इसमें चेक करो हमारा P ओपन तो नहीं है, ठीक है। तो आप देखो हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट पर 100% पर हमारे इमोजीज पहले से बड़े दिखाई देंगे आपको। तो ये आपका साइज़ बढ़ाने का। तो जितना मर्जी साइज़ आपको यहाँ से बढ़ाना हो तो अपना यहाँ जाइए, Ctrl+S। देयर इज़ नो पिक्सलेशन, क्योंकि ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं। चलिए, और यहाँ पर हम लोग इसको सही करेंगे। कितनी हाइट हमें एक्स्ट्रा चाहिए, 2-3 लाइन का पंगा आ रहा है ना। तो यहाँ जाओ, चलो जी फिक्स हो गया। इमोजीज के बाद आता है कि करेक्टर सेट, इसकी बात करते हैं। फाइल को सेव एज कीजिए, टॉपिक नंबर 36, CHARSETS। चलिए, HTML एनकोडिंग कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट्स नीचे आइए। टू डिस्प्ले an HTML page correctly, a web browser must know which character set to use. The HTML character set attribute, and the character set is specified in the meta tag.
The HTML5 specification encourages web developers to use the UTF-8 character set. UTF-8 covers almost all of the characters and symbols in the world. चलिए, तो ये पार्ट हमने अपना कंप्लीट किया. नेक्स्ट देखो, HR-H2, the ASCII character set. So the ASCII is a character set that contains 128 character including letters, number and symbol. यानी कि जो हमारे पूरा कीबोर्ड जो होता है, ये सारे टोटल मिला के इतने नंबर ऑफ आपके कैरेक्टर, सिंबल्स एंड लेटर्स. तो इंग्लिश के जितने बारे लेटर होते हैं A to Z, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जैसे कि UL टैग, UL के अंदर LI. इंग्लिश लेटर्स A to Z, नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं 0 to 9, एंड स्पेशल कैरेक्टर लाइक हमारे कीवर्ड में होता है फर्स्ट ट्रॉपी, ठीक है, डॉलर, प्लस, माइनस, ब्रैकेट, एट द रेट, लेस देन और ग्रेटर देन. तो हमें लिखना पड़ेगा एम्परसेंट LT एंड एम्परसेंट GT और डॉट. ठीक है जी, इस तरह से. नेक्स्ट ANSI कैरेक्टर सेट. So ANSI is a character set that contains 256 characters including letters, numbers, and symbols. तो इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, जैसे कि आइडेंटिकल टू ASCII for the first 127 character, special characters from 128 to 159, and identical to UTF-8
फ्रॉम 162 255। तो इसके लिए आपका मेटा जो चलता है उसमें अपन को मेंशन करना होता है UTF-8 की जगह विंडोज़ 1252। इसका कैरेक्टर सेट कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट, the ISO 88591 character set. ISO 88591 is a character set that contains 256 character including letters, number and symbols. इसके लिए आपका जो मेटा बनेगा, मेटा कैरेक्टर सेट ISO 88519-1, ये आपका इसका मेटा बनता है। और HTML5 में ये इस तरह से लिखा जाता है, 4 में लिखने का इसका तरीका डिफरेंट हुआ करता था। अब 4 वैसे यूज़ होता नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग उसको कंटेंट टाइप करके मेंशन किया करते थे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी ज़रा उस पर देखते हैं। Identical to ASCII for the first 127 characters. Special characters उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, does not use the characters from 128 to 159. Identical to ANSI and UTF-8 from 160 to 255. रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा एक और नया कैरेक्टर सेट इस तरह से है। और लास्ट फिर हमारा आता है UTF-8। UTF-8 character set is identical to ASCII for the values from 0 to 127. Does not use characters from 128 to 159. Identical to ANSI and UTF, and इसको हम लोग बदलेंगे 8859-1 from 160 to 255 and continues from the value 256 to 10,000. सो सबसे ज़्यादा रेंज हमें कहाँ पर मिल रहा है? UTF-8 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आप सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके इमोजीज भी हैं, इसमें आपके सिंबल्स भी हैं, जो चीज़ आप प्रोड्यूस करना चाहते हो वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। सो मॉडर्न जो हमारा HTML5 चल रहा है उसमें ये चीज़ें आती हैं आपकी। ओके, रिलोड करेंगे इसके यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या चलता था, फिर लेटर ऑन क्या इंट्रोड्यूस हुआ, और अभी रिसेंटली हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन करेक्टर सेट। तो ये जितने मेरे पास अलग अलग टाइप्स के करेक्टर सेट्स हैं, किसमें क्या डिफरेंस है वो देखिए। HR, H2, differences between character sets. The following table displays the differences between the character sets described above. VS5 table default. यहाँ जाके लिखेंगे नंबर ASC II ANSI 8859 UTF-8 and description. सभी को यहाँ से TD में रिप्लेस करेंगे। चलिए, नंबर 32 किस लिए यूज होता है? स्पेस के लिए। नंबर 33 इसको हम लोग यूज करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर कुछ तो गड़बड़ हो गई है, TR को ज़रा सही करना। अब सही है। नेक्स्ट 34 इससे बनता है आपका कोट। कोटेशन मार्क। थर्टी 35 इससे प्रोड्यूस होगा हैश, यानी कि नंबर साइन। थर्टी 36 इससे प्रोड्यूस होगा आपका डॉलर साइन। थर्टी 37 इससे प्रोड्यूस होगा परसेंटेज। थर्टी 38 इससे बनेगा आपका एंड का सिंबल। M%।
ट्राई करके देखो, यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर, और ये देखिए तो अगर हम इसको लिखना हो तो लिखेंगे कैसे? तो यहाँ जाके आप लिखेंगे M% हैश 33, और 33 में हमारा देखो बन के आ गया शेप इस तरह से। देखो सभी में सेम शेप आ रहा है बन के। इसी तरह से ये हमें बनाना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे M% हैश 34 M% हैश 35 M% हैश 36 M% हैश 37 एंड के सिंबल के लिए हम लोग M% भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं, M% हैश 38। चलो ट्राई करके देखते हैं ब्राउज़र में क्या आउटपुट बन रहा है। जनरेट हो रहा है सभी से कोड इस तरह से। तो ये एग्जांपल है, तो आप अपने नंबर जो है वो चलाते जाइए, ठीक है, और आप अगर 255 तक इसको रन करेंगे तो आपका आउटपुट इससे जनरेट होते जाएगा। तो जैसे मैं सीधे 255 पे चल के आपको दिखा देता हूँ। नंबर है 255, तो इससे लैटिन सिंबल वाई बनेगा, बना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिन स्मॉल वाई विद डायरेसिस। सो अगर आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है स्कूल टाइम में तो देखते हो ज़्यादातर जो चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री में आई हैं या इंग्लिश में भी हम लोग जो देखते हैं वो लैटिन से आई हैं, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करके उसको यहाँ पर हम लोग फिर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आइडेंटिकल ANSI या AACII या फिर आपका UTF-8, तो आप 255 तक इस तरह से अपने सिम्बल्स डिफरेंट टाइप से प्रोड्यूस करा सकते हो। तो बीच के नंबर आप लिखना, मैंने आपको बता दिया। तो आगे के जितने भी आपके नंबर्स चलेंगे ना इसमें वो लैटिन वाले आएंगे सारे, जो 255 से पहले के अगर आप देखेंगे तो लैटिन की जो सीरीज हमारी स्टार्ट होती है 192 से स्टार्ट होती है और 255 तक जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा 37 HTML URL एनकोड। इस फाइल में आइए, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ URL. चलिए कॉपी करेंगे. A URL is another word for a web address. तो वेब एड्रेस को हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? URL. A URL can be composed of words, example, arena animation india.com, or an internet protocol जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं IP एड्रेस. एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका 192.168.1.1 फॉर एग्जाम्पल. Most people enter the name when surfing because names are easier to remember than numbers. तो अगर आपको बोला जाए कि गूगल चला लो तो आप क्या लिखोगे? google.com. जबकि गूगल का अपना एक IP एड्रेस होता है. तो हर वेबसाइट का अपना खुद का एक IP एड्रेस होता है. बट जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे मैंने अब लिखा 192.168.1.1, तो ऐसे आप कितने नंबर याद करोगे? और मुझे तो वक्त के बाद ये भी याद नहीं रहेगा शायद अगर आप एक साल बाद चलाओगे कि गूगल का IP क्या था, है ना. ध्यान भी नहीं रहेगा. फिर आपको लिस्ट ढूंढोगे भी, IP की सारी लिस्ट ढूंढ के निकालो. सो इसकी जगह पर हम लोग इंस्टेड ऑफ दिस क्या यूज़ करते हैं? नेम को प्रेफर करते हैं. तो जब भी कोई होस्टिंग खरीदी जाती है तो उसके साथ एक IP मिलता है आपको. उसी IP से बेसिकली आपकी वेबसाइट रिप्लेस होके रन होती है जब आप डोमेन के साथ उसको रिप्लेस कर लेते हो. चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर web browsers request pages from servers by using a URL. A uniform resource locator URL is used to address a document or other data on the web. A web address like https arena animation india.com
follows these syntax rules। तो इसका स्कीमा क्या बनेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ की जगह पर प्री टैग लिखेंगे प्रीफिक्स डॉट डोमेन पोर्ट स्लैश पाथ स्लैश फाइल नेम। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए HTTP या HTTPS, डोमेन xyz.com। ठीक है, पोर्ट किस पोर्ट पर रन हो रहा है, पोर्ट 80 या क्या है, पाथ अगर उसका अगर कोई पाथ होगा और उसके अंदर कोई फाइल नेम होगा तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं india.com स्लैश मान लो गेम डिज़ाइनिंग स्लैश फाइल का नेम है एग्जांपल के लिए avg.html एनिमेशन VFX एंड गेमिंग। ठीक है, तो हमने पूरा बना दिया। तो इसमें पाथ क्या है, गेम डिज़ाइन, उसके अंदर फाइल क्या है avg.html। ठीक है, इस तरह से। तो ये हुआ इसका मतलब कि URL को किस तरह से एनकोड किया जाता है। तो इसका डिटेल में समझते हैं। मैं इसको अरीना का नहीं देता, मैं कोई वर्किंग URL लगाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अरीना एनिमेशन इंडिया तक तो चलेगा, उसका आगे नहीं चलेगा। तो मैं अरीना हाइफन मल्टीमीडिया को प्रेफर करूँगा इसके लिए। और मुझे इसमें कोर्सेज़ के अंदर यहाँ से मुझे गेमिंग के अंदर यहाँ से मैं ट्रिनिटी या और थोड़ा सा पीछे आते हैं, देखते हैं डेडिकेटेड गेमिंग का शॉर्ट टर्म मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट डिजिटल UI UX गेमिंग, यस वी हैव। तो यहाँ देखिए सो मेनी गेमिंग के हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इस तरह से और मैं इसको भी यहाँ पर ऐसे ही लिखूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रीफिक्स क्या है HTTPS, डोमेन पोर्ट क्या है आपका www से लेके .com तक का। इसके बाद हमारे पाथ क्या है इसमें IN कोर्सेज गेमिंग इमर्सिव डिज़ाइन। ठीक है, और इसके अंदर फाइल का नेम क्या है एडवांस प्रोग्राम इन गेम डिज़ाइन। ठीक है, अब ये हो सकता है मे बी .html फाइल हो। ठीक है, लिख के देख लेते हैं, वैसे होगी नहीं ये PHP से आ रहा है डेटा हमारा। तो मैं अगर यहाँ पे PHP लिखूँगा तो ये हाँ ये PHP पे ही है। तो इसमें URL की मास्किंग हो रखी है, इसलिए आपको URL दिखेगा नहीं। तो फाइल का नेम हमारा क्या है इसमें, ये एडवांस प्रोग्रामिंग गेम डिज़ाइन। तो ये प्रोजेक्ट किस पे बना होगा अगर हम लोग ये पता लगाना चाहें। तो अपने पास एक प्लगइन आता है ना वेब अप्लाइजर के नाम से, इसकी मदद लेते हैं हम। एनालिटिक्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लगा है, GSP HST सिक्योरिटी भी है, कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क यानी कि PHP का यूज़ हो रखा है इसके अंदर। ठीक है, आ रहा है ना अपाचे HTTP सर्वर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ है। AOS भी लगा है, एनिमेट ऑन स्क्रॉल, jQuery भी यूज़ हो रखा है इसके अंदर और अदर लाइब्रेरी। इसी वजह से ये वेबसाइट इतना ज़्यादा हैवी हो जाती है। UI में क्या यूज़ हो रखा है बूटस्ट्रैप। इस तरह से सारी टेक्नोलॉजीज़ की पता चली क्या क्या यूज़ हो रहा है। और particles.js का भी यूज़ हुआ है। particles.js बेसिकली ये सब चीज़ें ये जो हिल रहा है इस तरह से सब, ये सब इसका कमाल है। तो ये थी इसकी कुंडली जो कि हम लोगों ने यहाँ पर खोली। अब ज़रा इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे।
एक्सप्लेनेशन UL LI और हम लिखेंगे स्कीम. Defines the type of internet service most common in HTTP or HTTPS. Next, prefix. Defines a domain. Prefix default for HTTP is www. Domain defines the internet domain name, like arena animation india.com. Port defines the port number at the host default for HTTP. जो हमारा पोर्ट नंबर होता है वो 80 चलता है. नेक्स्ट, पाथ. Defines a path at the server if omitted the root directory of the site. File name defines the name of a document or resource. ये सारी चीज़ें एक URL के अंदर अवेलेबल होती हैं. स्कीम, प्रीफिक्स, आपका डोमेन, पोर्ट, पाथ एंड फाइल नेम, इन सब से मिलके बनता है एक URL. बोलो. हाँ, ये पोर्ट 80 पर ही चलता है. ठीक है. जब आप डेवलपमेंट सीखोगी ना तो उसमें भी आप देखोगी, जैसे हम लोग XAMPP चलाते हैं ना, तो ये HTTP रिक्वेस्ट यहाँ नोटिस करना, ये पोर्ट 80 से ही आती है. वेट करो, अभी दिख जाएगा. क्या दिख रहा है? पोर्ट नंबर 80. तो ये पोर्ट वोट होते क्या है? तो जैसे होता है ना हमारी डे टू डे लाइफ में, आप ऑफिस से घर आते हो, घर से ऑफिस जाते हो, एक रूट है. उसी तरह से आपके पास तक डेटा लाने के लिए और आपके पास से डेटा भेजने के लिए एक पोर्ट का यूज़ होता है, जिसको हम लोग डिफरेंट तरीके से जानते हैं, जैसे कि HTTP, FTP, SMTP,
POP, दीज ऑल आर प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जिसके ऊपर आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। तो इंग्लिश में तो इसको हम लोग ये बोलते हैं HTTP, FTP, POP, SMTP, बट इसको टेक्निकली इन पोर्ट के भी नंबर्स असाइन है ना। तो हमारा जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो पोर्ट 80 पर होता है, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग पोर्ट्स यूज़ होते हैं। जैसे आप रिएक्ट चलाओगी तो पोर्ट 3000 यूज़ होता है, अगर आप नोड चलाओगी तो 8080 यूज़ होता है। तो हर एक प्रोग्रामिंग का अलग पोर्ट होता है, क्योंकि एक वेबसाइट एक कोडिंग लैंग्वेज से नहीं होती, अलग अलग से बनी। तो हर एक कोडिंग को एक्सेप्ट करने का अलग पोर्ट है, नहीं तो क्लैश होगा, कुछ होगा नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे HRH2 कॉमन URL schemes। The table below lists some common schemes. BS5 table default, table stripe, और यहाँ से इसको हम लोग हटा देंगे। TRTD और यहाँ हम लोग जाके लिखेंगे स्कीम शॉर्ट फॉर यूज्ड फॉर। तो पहला पोर्ट हमारा, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, क्या होता है HTTP, इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो कॉमन वेब पेजेस not encrypted, not encrypted। दूसरा आपका होता है HTTPS, इसको हम बोलते हैं सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि सिक्योर वेब पेजेस, और इसमें इनक्रिप्टेड रहेगा डेटा आपका। आज की डेट में जितनी वेबसाइट आप चलाते हो ऊपर देखते हो HTTPS होता है लिखा हुआ, और अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। जैसे पहले क्रोम में क्या होता था, HTTPS के साथ में लॉक भी आता था। अगर आप जीमेल चलाते हैं या गूगल चलाते हैं तो पहले यहाँ पर क्या था, एक लॉक भी आता था। अब लॉक यहाँ नहीं दिखता, लेकिन आपको यहाँ दिखाई देगा लॉक, यानी कि डेटा क्या है, इनक्रिप्टेड है। बट अगर मैं इसको एज ब्राउज़र में दिखाऊं तो हो सकता है एज आपको लॉक आपको URL पे दिख जाए, तो वहीं पर आ रहा है लॉक लगा हुआ। अगर सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है तो यानी कि वो वेबसाइट सही है, और अगर लॉक नहीं है इट मीन्स कि वेबसाइट सही नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी लॉक उन्हीं को मिलता है जो ऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है। बट फिर भी आप डबल क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां ऐसी हैं, जब आप डोमेन खरीदते हो तो SSL फ्री में दे देती हैं। अभी SSL करता क्या है, देखो सीधी सी बात है, अगर किसी वेबसाइट पर अगर आप साइन इन साइन अप कर रहे हो या कोई पेमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर करिए उस वेबसाइट पर सिक्योरिटी लॉक हो। जिस वेबसाइट पर सिक्योरिटी लॉक ना दिखाई दे वहाँ पर कभी भी ना तो अकाउंट बनाना है ना ही कोई पेमेंट करना है, ठीक है। ये गाइडलाइंस है। अब लॉक लेने का फ़ायदा क्या होता है, मान लो कि मेरी एक वेबसाइट है xyz.com और मैंने लॉक खरीद रखा है, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो वही लोग खरीदें जिनके पास इस तरह का यूज़र का साइन इन साइन अप होना है या कुछ पेमेंट का है। बट आज की डेट में गूगल ने सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया कि सिक्योरिटी लॉक सभी की वेबसाइट में होना चाहिए, ठीक है। अब कल को मान लो सिक्योरिटी लॉक खरीदने के बाद में आपके डेटा की चोरी हो जाती है ना, तो यानी कि SSL खरीदने का मतलब ये होता है कि जितने रुपए का आप SSL लेते हो उसके अगेंस्ट आपको कुछ डॉलर की सिक्योरिटी मिलती है। डिपेंड करता है आपने कितना महंगा लॉक खरीदा,
भाई एग्जांपल के लिए कोई कंपनी है XYZ मार्केट में, भी हमारा ताला लगा लो, तुम्हारे घर में कोई घुस ही नहीं सकता, ठीक है, अब घुस गया, अब बताओ, तो भाई मेरे को सिक्योरिटी दो उस चीज़ की। जैसे होता है ना इंश्योरेंस करा लेते हम लोग घर का, भाई कुछ भी हो जाए, चोरी चकारी, चाहे 100 रुपये का गया चाहे 1 लाख का गया, भाई मेरा इतने का नुकसान हुआ है, बात खत्म, मैं क्लेम ले लूँगा उस चीज़ का, है ना। सो ऐसे ही SSL जो होता है आपकी वेबसाइट का इंश्योरेंस होता है, कि कल को लॉक होने के बाद भी किसी बंदे ने मेरी वेबसाइट को हैक कर लिया, भाई कैसे कर लिया, तुमने SSL क्या बोल के दिया, फिर मेरे को ये बताओ। तो वो कहते हैं कि भाई आपने अगर हमसे SSL 800 रुपये का ख़रीदा तो $8000 की सिक्योरिटी हम आपको दे रहे हैं इसके अंदर, यानी कि इतने तक का आप हमसे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो SSL जहाँ होता है वो वेबसाइट सिक्योर मानी जाती है, जिन पर नहीं होता है वहाँ से डेटा चोरी हो सकता है, कि कल को मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है XYZ और आप वहाँ पर लॉगिन साइन अप लोगों से दबा के करा रहे हो, और कल को आपकी वेबसाइट का सर्वर जो हैक हो गया, किसी भी कंट्री में, रशिया में हो गया, साउथ अफ्रीका में हो गया, डेटा गया, तुम क्या कर लोगे। अब भाई साहब तुम्हारी पेमेंट की जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे आज के दिन में अगर आप फ्लिपकार्ट चलाते हो तो आप देखते हो क्रेडिट डेबिट कार्ड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, क्या रह जाता है, सिर्फ पिन डालना, CVV, तो अगले बंदे के पास सब चला गया, तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारा एड्रेस उसके पास है, कल को कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ, तुम्हारा फ़ोन नंबर उसके पास है ना। क्योंकि आज के में 2-3 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, ये अगर किसी के पास है बंदा कोई कुछ भी पता लगा लेगा 2 मिनट में, उससे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत थोड़ी ना है। भाई आज की डेट में एप्लीकेशंस जो होते हैं वो इतने एडवांस हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊं, मैंने इस ऐप को अपने फ़ोन के अंदर ये नहीं बताया कि मैं कौन सा व्हीकल ऑन करता हूं, और इसको पता है, इसको ये बात पता है कि मेरे पास कौन सी कार है कौन सी बाइक है, दोनों बनी आ रही है इसके अंदर, ये कार आ रही है और ये बाइक आ रही है, मैंने तो नहीं बताया। जबकि एक पेमेंट वो है, ये ऐसा नहीं कि मैंने कोई इंश्योरेंस वाला वो खोल रखा है, उसमें तो आप डिटेल देते हो, लेकिन मैंने वो प्लेटफॉर्म ओपन किया जहाँ से हम लोग पेमेंट करते हैं, इसको पता है। तो आप समझ रहे हो कैसे पता, क्योंकि नंबर एसोसिएटेड है ना, बस। तो फिर तो अगर आपका नंबर किसी के पास चला जाता है जो कि कहीं बाहर से कुछ भी कर सकता है आपके साथ, यू आर ऑन रेड अलर्ट, ठीक है, नहीं पता तुम्हारे साथ कब क्या स्कैम हो जाए, ठीक है। याद है लास्ट ईयर एक बैंक, सॉरी हॉस्पिटल की वेबसाइट हैक हुई थी, फिर उसका दिल्ली की एम्स, इसकी वेबसाइट हैक हो गई थी, सारे डॉक्टर का डेटा लीक हो गया था बाहर। भाई गवर्नमेंट वो है तो डॉक्टर जो एनपैनल्ड होंगे इसके साथ में, सबके नंबर डिटेल सब तो होंगी ना वहाँ पर, सारे खतरे में आ गए थे भाई साहब। क्योंकि अब ये पता लग जाता है, जब भाई डॉक्टर का बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा 90% चांस है, 10% है कुछ और बने वो, भाई कौन डॉक्टर कही थी मेरा बेटा वेब डिज़ाइनर बनेगा, वो तो सर्जन का बेटा क्या चाहेगा, सर्जन बने, मेरे से अच्छा बने। अब कहाँ पढ़ रहा है जी, रशिया में पढ़ रहा है, पकड़ लो उठा लो वहाँ से, अब भरो पैसा, समझ गए ना। तो इतना खतरा होता है। सो इसलिए सिक्योरिटीज़ बहुत मैटर करती हैं आपकी। आप घर से निकले, ठीक है, बाहर जा रहे हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट कर दिया आपने, आपकी लोकेशन को ट्रेस करके तुम्हें उठा ले वहाँ से। कितनी चोरियाँ हुई हैं फेसबुक के थ्रू, ट्रैवलिंग टू दिल्ली टू गोवा, ठीक है भाई 3 दिन बाद आएगा, आराम से साफ़ करो तसल्ली से, अब नहीं आने वाला ये, टेंशन फ्री। कोई पूछे कहाँ गया जी, उन्होंने भेजा घर शिफ्ट कर रहे हैं लेके खाली करके घर। तो इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए कभी भी। चलो आगे आते हैं टॉपिक के ऊपर। फिर क्या होता है FTP, इसको अपन बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां लिखेंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फाइल्स। नेक्स्ट आपका होता है फाइल। सो इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर। तो जो जैसे भी हमारी फाइल है वो डायरेक्टली यहाँ पर चल रही है, आप ब्राउज़र में देख सकते हो, ठीक है। मैं अभी तो मैं सर्वर से चला रहा हूँ, उसको डायरेक्टली ओपन करते हैं।
तो क्या लिखा था, देखो ऊपर देखो, सामने देखो क्या लिखा रहा है, फाइल। क्या यहाँ पर फाइल लिखा आ रहा है? नहीं आ रहा ना, इसमें आ रहा है ना। तो फाइल कब आता है? जब आपकी लोकल ड्राइव से कोई फाइल एक्सेस हो रही होती है तब फाइल लिखा आता है। तो पढ़े तीन कौन कौन से, एच टी टी पी, एच टी टी पी एस एंड एफ टी पी। तो मैंने जिक्र किया था एस एम टी पी और पी ओ पी का भी। तो जब हम किसी को मेल भेजते हैं, ठीक है, तो हमारा होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि मेरे पास से मेल तुम्हारे पास गया, जब वो तुम्हें आएगा तो वो तुम्हारे पास एस एम टी पी नहीं होगा, तुम्हारे पास वो बन जाता है आते वक्त पी ओ पी, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मेरे से चला एस एम टी पी था, तुम्हारे को जब मिला तो वो पी ओ पी बन गया। ठीक है, तो डेटा जो नेट पर चलता है वो इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो है ना वेब मज़ेदार। चलो, URL encoding। URLs can only be sent over the internet using the ASCII character set। तो अब सुने, इसमें क्या होता है, आपके स्लैश कॉलन, जब भी कोई यूआरएल बनता है तो ये सारी चीज़ें http://www. वेबसाइट का नेम .com/। तो वो कैसे समझ रहा है कि भाई मैंने व्हाट्सएप किया तुम्हें यूआरएल और तुम्हारे पास जाके वो चल गया, इसी वजह से चल रहा है। इफ URL contains characters outside the ASCII set, the URL has to be converted। URL encoding converts non-ASCII characters into a format that can be transmitted over the internet। URL encoding replaces non ASCII characters with a percent followed by hexadecimal digits। URL cannot contain spaces। URL encoding normally replaces a space with a plus sign या %20। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब ज़रा इसको समझते हैं, ये सब क्या लिख दिया हमने, ये कर क्या रहा है। तो आप सब लोग गूगल में सर्च करते हो, बहुत समझदार हो। आप यहाँ जाते हो, गूगल को कुछ बताते हो कि हमने लिखा अरीना एनिमेशन, मुझे नहीं पता कौन सा, मैंने लिख दिया। अब ज़रा ऊपर URL में नोटिस करना क्या होने वाला है।
क्या लिखा आ रहा है, अरीना प्लस, जबकि मैंने तो लिखा था अरीना एनिमेशन। तो ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अरीना स्पेस एनिमेशन लिखा। तो जब मैं सर्च मोड में स्पेस लगाता हूँ तो बनता है प्लस, और अगर मैं फाइल के नेम में स्पेस लगाता हूँ तो बन जाता है %20। दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक फाइल है 37 स्पेस HTML स्पेस URL स्पेस एनकोड। जितनी जगह पर स्पेस है सब जगह पर %20 %20 %20 दिखने वाला है। कैसे दिखेगा? यहाँ जाइए और ज़रा अपनी फाइल के नेम को ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 37 %20 HTML %20 URL %20। अगर आपकी फाइल के नेम में %20 है, ऐसी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं हो सकती, क्योंकि गूगल समझ ही नहीं पाएगा आपकी फाइल है क्या। इसीलिए जब भी हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो हम लोग फाइल के नेम में हाइफन लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक वेबसाइट पर आ जाते हैं, नेम है ANInews.in। चलो आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, न्यूज़ नहीं पढ़ते, हम URL को पढ़ते हैं। तो URL में देखो क्या लिखा रहा है, हरियाणा डैश पोल्स डैश आप डैश रिलीजेस डैश फर्स्ट डैश लिस्ट डैश ऑफ डैश 20 ऑफ। दिखाई दे रहा है कहीं %20 दिखाई दे रहा है तुम्हें URL में? नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने उसको डैश लगा दिया। तो जब भी कोई फाइल का नेम हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग डैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैंने जब आपको पहला वाला HTML पढ़ाया था, क्योंकि ये तो थ्योरी चल रहा है, तो यहाँ पर मैं स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं वेबसाइट बनाऊंगा तब मैं कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करूँ। तो आप नीचे देख रहे हो जितनी फाइल बन रही सब में क्या अंडरस्कोर लगा हुआ है। अंडरस्कोर से आप एग्जाम्पल फाइल बना सकते हो। अगर आप वेबसाइट का पेज का नेम अंडरस्कोर से लगाओगे तो अगेन SEO के केस में आपके URL को पढ़ने में एल्गोरिदम को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी। सो कभी भी हम लोग जब फाइल बनाएं तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल ना करें। हमें क्या करना चाहिए, डैश का, डैश लगा होगा यानी कि हाइफन, तो आपका पेज इजीली इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कोशिश होनी चाहिए सिंगल वर्ड का नेम हो, लेकिन अगर 2 वर्ड का 3 वर्ड का अगर हम लोग नेम रख रहे हैं फाइल का, तो हमें ध्यान रखना है डैश का इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, नहीं तो पूरी वेबसाइट एकदम A1 धमाकेदार गूगल में इंडेक्स नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पेज का नेम ही गलत लिख रखा है मैंने, नहीं चलेगी। कैपिटल लेटर में लिख लोगे तो भी नहीं चलेगी। जैसे भी तो हम लोग टॉपिक बना रहे हैं पर तो मैंने इस तरह से इसको सजा के लिखा हुआ है, बट ये लाइव अगर कर दूंगा तो सही प्रैक्टिस नहीं है। फिर आपको HTML स्मॉल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप गूगल में जब यहाँ जाके किसी वेबसाइट का नाम लिखते हो, ऐसे मैंने कैपिटल लेटर में लिखा गूगल और मैंने एंटर किया तो क्या हो गया, स्मॉल हो गया ना। तो हमारे वेब में ना तो स्पेस के लिए कोई जगह है, ना ही अपर केस के लिए कोई जगह है। तो इसलिए कभी भी किसी की ईमेल आईडी अगर आप देखोगे तो उसमें स्पेस नहीं मिलेगा। या कोई वेबसाइट का अगर आप नेम देखोगे, जैसे हमारी वेबसाइट का नेम है अरीना एनिमेशन हाइफन मल्टीमीडिया, क्योंकि स्पेस ही लगा सकते हैं ना, अरीना स्पेस मल्टीमीडिया, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया हो गया, फिर अरीना एनिमेशन इंडिया। क्या डैश है ना, अंडरस्कोर तो नहीं है ना। अंडरस्कोर ईमेल वगैरह में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट के नेम को जब हम लोग खरीदते हैं तो अंडरस्कोर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक आप विजिटर हो, आप किसी वेबसाइट को लिख रहे हो और वो आपको अंडरस्कोर लगाना पड़े उसके अंदर, लिखते लिखते बड़ा अजीब लगेगा ना लिखने में, अच्छा नहीं माना जाता। मैं तो डैश को भी अच्छा नहीं मानता हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि URL 1 गो में होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और उसके आगे आपको क्या आदत होती है कि आप नाम लिखते हो .com कभी नहीं लिखते, आप कंट्रोल एंटर दबा देते हो, तो क्या होता है .com अपने आप लग जाता है। लेकिन सोचो वेबसाइट में अगर .in हुआ तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए हर बंदे की पहली डिमांड होती, पहली पसंद होती कि जब वो वेबसाइट का डोमेन खरीदे तो .com मिले, ताकि उसके विजिटर को लिखना ना पड़े .in .us .uk .pk, है ना, दिक्कत होती है। तो कॉम स्टैंड फॉर कमर्शियल यूज़। बाकी जो होते हैं IN वगैरह कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपका बिजनेस धंधा सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बिलोंग करता है तो IN लो, ठीक है, अदरवाइज कॉम खरीदो, यानी कि कहीं भी हम लोग चला सकते हैं उसको। आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को और थोड़ा सा डिटेल में समझ। तो ये प्लस का और %20 का गेम समझ में आ गया, यही होती है URL एनकोडिंग। चलिए आज का खेला